Hello everyone, welcome to Gunit Core Tutorials. In this video, we will be discussing about the southern blotting. So what is southern blotting and why do we use it? जो southern blotting होती है, it is a technique that is used to detect the specific DNA in a blood or a tissue sample. कोई भी sample है या कोई भी blood sample है, उसमें से अगर हमने specific DNA की study करनी है, specific DNA fragment की study करनी है कि उसके expressions क्या है या फिर हमें कोई भी disease diagnose करनी है, so उसके लिए हम southern blotting use करते हैं to detect that particular DNA sequence. Then इसमें हम स्टडी करेंगे उसके प्रिंसिपल स्टेप्स एंड एप्लीकेशंस फर्दर. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल? इसका जो प्रिंसिपल है ये तभी क्लियर होगा जब हम इसके प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स? इसमें सबसे पहले हमने डीएनए को आइसोलेट करना है. आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जो भी हमने डीएनए स्टडी करना है उसमें से या तो कोई सैंपल है उसमें से हमने करना है अपने डीएनए को आइसोलेट कर लेना है. जब हमने डीएनए आइसोलेट करा उसके बाद हमें उस डीएनए को ट्रीट करवाया विद द डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से. जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं दे आर द मॉलिक्यूलर सीजर्स जो डीएनए को स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर देते हैं. देन जो फ्रैगमेंट स्मॉल ये जो फ्रैगमेंट्स है इसको हम फिर एगेरोस जेल पे रन करवाते हैं, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं. सो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के बाद आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे क्या होता है, जो हमारे फ्रेगमेंट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज सेपरेट हो जाते हैं. जो स्मॉल साइज डीएनए फ्रेगमेंट होता है वो फार अवे मूव करता है इन द जेल, वेराज जो लार्ज मॉलिक्यूलर होता है, जो लार्ज फ्रेगमेंट होता है ड्यू टू मॉलिक्यूलर वेट की वजह से, ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट की वजह से वो ज्यादा दूर मूव नहीं करता एग्रोस जेल पर. देन ये साइज के बेसिस पे सेपरेट होके उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है डीनेचुरेशन विद द एल्कलाइन NaOH. जो NaOH है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देता है. देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ब्लॉटिंग. ब्लॉटिंग में क्या होता है, ये जो सेटअप है दिस इज द सेटअप ऑफ द ब्लॉटिंग. यहाँ पे हम क्लोजअप में देखते हैं. ब्लॉटिंग में क्या होता है, एक ट्रांसफर बफर होता है, दिस इज द ट्रांसफर बफर प्रेजेंट इन इट एंड देन इट इज द सपोर्ट प्लेटफॉर्म. ये ग्लास सपोर्ट भी हो सकता है. देन दिस इज द फिल्टर पेपर ऑन द ग्लास सपोर्ट. अबव द फिल्टर पेपर दैट इज द जेल. जो भी एग्रोस जेल है जिसपे हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट है, ये यहाँ पे फिल्टर पेपर के ऊपर रखा गया. देन जेल के ऊपर रखा गया नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन. नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या फिर नाइलोन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं हम. देन उसके ऊपर आता है ड्राई फिल्टर पेपर्स. ड्राई फिल्टर पेपर के ऊपर होता है पेपर टाल्स एंड देन द वेट दैट इज ऑफ अबाउट 0.5 kg का वेट होता है. ये वेट क्या करता है, ये सेटअप को मेंटेन करके रखता है. देन ये जो ब्लॉटिंग होती है इसमें क्या होता है, जो बफर होता है वो कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर मूव करता है. जब ये मूव करेगा तो यहाँ से जेल से जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स है, ये जेल से नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को. बफर जब मूव करेगा कैपिलरी एक्शन की वजह से जेल के थ्रू जाएगा, जेल से डीएनए फ्रेगमेंट लेके जाएगा, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे क्या करेगा, डीएनए फ्रेगमेंट्स यहाँ पर रह जाएंगे और बफर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन से आगे मूव कर जाएगा एंड जो फिल्टर पेपर, जो पेपर टाल्स है वो उनको बफर को सोख लेते हैं. बट जो रेप्लिकास है डीएनए फ्रेगमेंट्स के वो यहाँ पे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे आ जाते हैं. सो ये जो सेटअप है ये ओवरनाइट रखा जाता है फॉर द ब्लॉटिंग. देन नेक्स्ट स्टेप इज द बेकिंग एंड ब्लॉकिंग. बेकिंग एंड ब्लॉकिंग में क्या होता है, जो हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं इसको परमानेंटली फिक्स करने के लिए 80 डिग्री सेल्सियस पे इस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को रखा जाता है फॉर अराउंड 2 to 3 आवर्स. 2 to 3 आवर्स 80 डिग्री सेल्सियस पे रखे ये जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स है सिंगल स्ट्रैंडेड ये फिक्स हो जाते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर परमानेंटली. देन उसके बाद हम ट्रीट करवाते हैं. नेक्स्ट स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन विद लेबल्ड प्रोब्स. जो भी रेडिएक्टिव लेबल प्रोब्स है उसको हम यूज करते हैं. जो प्रोब्स होते हैं बेसिकली वो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं ऑफ अबाउट 100 to 150 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग सीक्वेंस होता है. इसको हम डिटेक्टर मॉलिक्यूल से लेबल कर देते हैं. देन उसके बाद हम वॉशिंग करवाते हैं. वॉशिंग में क्या होता है, जो भी हाइब्रिडाइज नहीं हुआ होता डीएनए फ्रेगमेंट वो वॉशअप हो जाता है, बट जो बाइंड हो जाता है, जो हाइब्रिडाइज हो जाता है वो वॉशअप नहीं होता. देन यहाँ पे हाइब्रिडाइज जो हुआ हुआ है उससे पता लगता है कि जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर वो कॉम्प्लीमेंट्री है टू द प्रोब. बट अगर वो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है इसका मतलब जो भी डीएनए फ्रेगमेंट नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है दैट इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू द प्रोब. सो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि वेदर इट इज कॉम्प्लीमेंट्री और नॉट. देन ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू हम
एक्सरे फिल्म के थ्रू हम हाइब्रिडाइज्ड रीजन्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. So this was the procedure. Now come back to the principle. Southern blotting is based on the principle of separation of DNA fragments by gel electrophoresis. So हमें gel electrophoresis में separate करवाया, which is followed by the identification by label probe hybridization. So probe ने उसको identify किया whether it is complementary or not. Then the DNA fragments are separated based on their size and charge during the electrophoresis. So जब भी electrophoresis कराते हैं on the basis of charge, because DNA is negatively charged, so वो positive charge की तरफ move करता है, and on the basis of size वो separate हो जाता है. Then this technique involves the transfer of electrophorous DNA from the electrophoresis gel to the nitrocellulose membrane. So gel से nitrocellulose membrane पे transfer होता है, and जो nitrocellulose filter is sandwiched between the gel and the stack of paper towel. जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है उसके ऊपर पेपर टाल रखा गया था एंड उसके नीचे जेल रखा गया था. सो इट इज सैंडविच्ड बिटवीन द पेपर टाल एंड द जेल. द ट्रांसफर बफर फ्रॉम द which draws the transfer buffer from the gel through the capillary reaction. So capillary reaction की वजह से जो transfer buffer है वो move करते हैं upwards. The desired DNA is detected using the label probe complementary to the desired DNA. So this was the principle of it. Hope it is clear now. So what are the applications? अब हमने आइडेंटिफाई तो कर लिए पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को, बट अब हम उसका क्या यूज कर सकते हैं फर्दर. हम उसको RFLP दैट इज रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म मार्कर होता है, इसको प्रिपेयर करने में भी हम सदर्न ब्लॉटिंग की हेल्प लेते हैं. देन कोई म्यूटेशन, अगर कोई पर्टिकुलर जीन हमें इसकी स्टडी करनी है कि मे बी ये जो जीन है ये म्यूटेशन कॉज कर रही है या फिर डिलीशन कॉज कर रही है या फिर जीन अरेंज इस जीन की वजह से जीन रीअरेंजमेंट्स हो रहे हैं, सो हम उसको इसके लिए भी यूज कर सकते हैं स्टडीज के लिए. फॉर क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन या फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग में हम बेसिकली सदर्न ब्लॉटिंग का बहुत यूज करते हैं. देन अगर ट्रांसजेनिक इंडिविजुअल है हम उसकी ट्रांसजीन को डिटेक्ट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सदर्न ब्लॉटिंग यूज कर सकते हैं. रेस्ट्रिक्शन मैपिंग में भी यूज करते हैं. हम इन्फेक्शियस डिजीज को डायग्नोस करने में भी यूज करते हैं. अगर हमें लगता है कि एक डिजीज मे बी इस जीन की वजह से कॉज हो रही है तो हम उस जीन की स्टडी कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसके इफेक्ट स्टडी कर सकते हैं. देन हम उसके बाद हम फाइनलाइज कर सकते हैं यस दिस पर्टिकुलर जीन, दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ DNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर डिजीज. देन प्रोग्नोसिस ऑफ कैंसर एंड प्रीनेटाल डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीजेस. एंड देन जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट का मॉलिक्यूलर वेट है एंड वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है डिफरेंट सैंपल्स में, कि कितना अमाउंट में प्रेजेंट है या फिर कितना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, हम वो भी स्टडी कर सकते हैं Southern blotting के through. So this was about the Southern blotting. Hope you liked the video. If you are new here, please subscribe my channel and share with your friends. And don't forget to like and comment.